नमस्कार मित्रों, राजस्थान लोक सेवा आयोग ने आगामी होने वाली लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड और इसके अलावा भी बहुत सी जितनी भी वैकेंसीज है जो आयोजित होने जाएगी आगे, तो उन भर्ती परीक्षाओं के संबंध में एक सामान्य इंस्ट्रक्शन, जनरल इंस्ट्रक्शन, सामान्य दिशा निर्देश जारी किए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखिए कि क्या इंस्ट्रक्शन डाले हैं और किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए भर्ती की प्रक्रिया के दौरान, आवेदन से लेकर के अंतिम टाइम तक, ऑब्जेक्शन डालने तक। तो यहाँ पर देखिए कुछ और महत्वपूर्ण और अच्छी बातें भी है आपके लिए। ऑब्जेक्शन शुल्क इत्यादि रिफंड के बारे में भी बात कही गई है, तो हम कंप्लीट देखेंगे। पहली बात इन्होंने कही है कि पहली बात तो है कि ये जो सुधारात्मक निर्णय है ये 23-24 का जो विज्ञापन है 14 फरवरी 2024 के द्वारा जो पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड सेकंड का जो विज्ञापन जारी हुआ उसी विज्ञापन से है वो लागू होने वाले हैं। इसमें कहा गया है कि अभ्यर्थियों को वांछित शैक्षणिक अर्हता यानी कि आप की योग्यता, शैक्षणिक क्वालिफिकेशन से एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और एज लिमिटेशन, ये अगर आपके पास में है किसी भर्ती परीक्षा के लिए तो ही आप ऑनलाइन आवेदन है वो उसमें करें। और दूसरी बात है कि आयोग अभ्यर्थी अगर कोई भी ऐसे आवेदन कर देते हैं, ठीक है, जिनके पास में शैक्षणिक योग्यता इत्यादि नहीं होती है, तो संशोधित तिथि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र को प्रत्याहरित करने का है वो विकल्प उपलब्ध होगा कि आप उस आवेदन को विड्रॉ कर सकते हैं। और अगर आपके पास में एलिजिबिलिटी नहीं है, एक्सपीरियंस जो मांगा हुआ है वो आपके पास में नहीं है, एज लिमिटेशन का क्राइटेरिया आप पूरा नहीं करते हैं, फिर भी आप आवेदन कर देते हैं, करने के बाद में भी उस आवेदन को विड्रॉ नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति में असत्य और गलत सूचना के आधार पर आपकी जो क्वालिफिकेशंस है वो नहीं होने की वजह से अगर आप आवेदन को विड्रॉ नहीं करते हैं तो इन्होंने कहा है कि आईपीसी की धारा 182 के तहत दंडनीय ये अपराध है और ऐसे अभ्यर्थियों को कालांतर में होने वाली जितनी भी भर्ती परीक्षाओं की काउंसलिंग है, पात्रता जांच है, साक्षात्कार है, ऐसी गतिविधियों से उन्हें 1 वर्ष की अवधि के लिए डी बार भी वर्जित है वो किया जाएगा और अपात्र किया जाएगा। ठीक है, तो विशेष रूप से आपको ध्यान में देना है कि जो भी भर्ती, वैसे अभी क्या है कि ऑनलाइन जो आपका फॉर्म इत्यादि भरे जा रहे हैं उसमें वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाला ही शुल्क है वो लिया गया था और उसके बाद में अब जितनी भी जो भर्ती परीक्षाएं हैं वो बिल्कुल उनके ऑनलाइन आवेदन फ्री में अप्लाई है वो किए जा रहे हैं। और ऐसी स्थिति में बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जो भर्ती परीक्षा के लिए एलिजिबल ही नहीं है और ऐसे अभ्यर्थी उसके लिए आवेदन कर देते हैं, जिससे संस्था को, बोर्ड को और सरकार को फालतू के और जो पेपर इत्यादि प्रिंट करने होते हैं और वो एक्स्ट्रा जो खर्चा है वो बढ़ जाता है, अभ्यर्थी एलिजिबल ही नहीं होते हैं, फॉर्म है वो भर देते हैं। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए ये कदम उठाया है। हाँ, दूसरी इसमें ये बात है कि अगर आप किसी भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन कर रहे हैं, उसमें आपके जैसे मान लिया किसी में ग्रेजुएशन की डिग्री आपकी मांगी गई है लेकिन आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई है, आप फाइनल ईयर में ग्रेजुएशन अपियरिंग है, तो आप उसके लिए आवेदन कर सकते हैं, आप अपात्र नहीं है, क्योंकि ये चीज़ है वो इनके भर्ती के विज्ञापन में भी रहती है कि किसी भर्ती परीक्षा में साक्षात्कार और लिखित एग्जाम है वो दोनों होता है। तो साक्षात्कार की जो डेट जिससे स्टार्ट होगी उस समय तक आपके क्वालिफिकेशन है वो ज़रूरी है, यानी कि साक्षात्कार स्टार्टिंग से पहले तक आपके पास में क्वालिफिकेशन हो जानी चाहिए। अगर किसी भर्ती परीक्षा में केवल लिखित ही एग्ज़ाम है तो लिखित एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले तक आपके पास में क्वालिफिकेशन है वो पूर्ण हो जानी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में अपियरिंग वाले हैं वो इसके लिए आपके डिस्क्वालीफाई है वो नहीं माने जाएंगे, अपात्र नहीं माने जाएंगे, उनको विड्रॉ करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ऐसे अभ्यर्थी जिसकी ग्रेजुएशन की इसमें योग्यता है या फिर कोई योग्यता मांगी गई है और उन्होंने आवेदन ही नहीं किया है या फिर उसमें 2-3 साल में पूरी होती है और वो फर्स्ट ईयर में अभी प्रवेश उन्होंने लिया है, आवेदन कर लिया है, तो ऐसे अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन है वो विड्रॉ कर लेना चाहिए, क्योंकि वो निश्चित रूप से वहाँ पर अपात्र हो जाते हैं। दूसरी बात इसमें कही गई है
कि आप जब भी ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो जो एंट्री के बाद में आपसे जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस इत्यादि है वो आपके उसमें आपको एंटर करने के बाद में आपको वेरीफाई करवाने के लिए ओटीपी भेजा जाता है एसएसओ जो आईडी है उसके माध्यम से, और वो जो ओटीपी आपके ईमेल और मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड पर है वो आते हैं, ठीक है। और उसकी कन्फर्मेशन होने के बाद में ही आपका एप्लीकेशन नंबर है वो जनरेट हो जाता है, ठीक है। और एप्लीकेशन नंबर जनरेट होने पर आवेदन पत्र को प्राप्त है वो माना जाता है। जब आपके एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाते हैं यानी कि ओटीपी आ जाते हैं, ओटीपी के बाद में आपके एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाते हैं, तो ये माना जाता है कि आपने संबंधित भर्ती परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन है वो कर लिया है, ठीक है। और आगे कहा है कि ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से आपको प्राप्त होगा, और यही एप्लीकेशन नंबर है प्राप्त नहीं होता है तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन जमा नहीं हुआ है और आवेदन पत्र के प्रीव्यू को आवेदन सबमिट नहीं माना जाएगा। तो मुख्य बात यह है कि अगर आपका ओटीपी इत्यादि वेरीफाई नहीं होता है, आपके एप्लीकेशन नंबर जनरेट नहीं होते हैं, तो उस स्थिति में आपका ऑनलाइन आवेदन है वो सबमिट नहीं माना जाता है। तो ये बात आप विशेष रूप से ध्यान में रखें। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि आयोग के द्वारा प्रथम घोषित परीक्षा तिथि से 60 दिन पूर्व 7 दिन के लिए ऑनलाइन एडिट हेतु विकल्प खोला जाएगा, जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी के फोटो, नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि व लिंग के अतिरिक्त संशोधन किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये समय समय पर जारी किए जाते हैं नोटिफिकेशन की कोई भी आप आवेदन पत्र भरते हैं और उसमें आप ह्यूमन एरर की वजह से किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक्स कर देते हैं, त्रुटि कर देते हैं, तो उनको आप है एक स्टिपुलेटेड टाइम लिमिट में कुछ चीज़ों को है वो आप संशोधन है वो उसमें कर सकते हैं। दूसरी बात है कि कोई अभ्यर्थी आरपीएससी बोर्ड के द्वारा या यूपीएससी के द्वारा या फिर किसी भी भर्ती संस्थाओं के द्वारा किसी भी समय कुछ अनुचित साधनों की प्रयोग की वजह से, अभद्र व्यवहार की वजह से किसी भी परीक्षा में डीबार कर दिया गया है, परीक्षा से विवर्जित घोषित कर दिया गया है, तो वह जो है चाहे आरपीएससी की एग्ज़ाम दे रहे हो या यूपीएससी की दे रहे हो, यूपी पीएससी की, एमपी पीएससी की, किसी भी स्टेट पीएससी की, कर्मचारी चयन बोर्ड की, यूपीएससी की, उनमें कोई भी अभ्यर्थी अगर डीबार घोषित किया है तो वह आरपीएससी की परीक्षाओं के लिए भी आपका क्या माना जाएगा, डीबार या अयोग्य माना जाएगा। दूसरी बात है कुछ अभ्यर्थी क्या करते हैं कि तलाकशुदा महिलाओं की जो कट ऑफ है वो बहुत कम जाती है, तो उसमें पति पत्नी का एक फ्रॉड रूप से तलाकशुदा का सर्टिफिकेट है वो बना लेते हैं। तो इस संबंध में भी इन्होंने एक स्पष्ट रूप से बात कही है कि अगर कोई विच्छिन्न विवाह है, परित्यक्ता है, तलाकशुदा है, तो इसी कैटेगरी की महिला अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि होती है उस लास्ट डेट तक सक्षम न्यायालय द्वारा पारित न्यायालय की जो डिग्री है, ठीक है, उसको प्रस्तुत करने पर ही उनको आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। जब आपके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं उनकी जो लास्ट डेट होती है उस ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट तक आपके पास में परित्यक्ता, तलाकशुदा और विवाह विच्छिन्न की न्यायालय के द्वारा पारित जो डिग्री है वो आपके पास में होनी चाहिए। वो होगी तो ही आपको तलाकशुदा, परित्यक्ता और विच्छिन्न विवाह का आपको लाभ मिलेगा, अन्यथा आपको लाभ नहीं मिलेगा। ये भी आपको महत्वपूर्ण बात है। दूसरी है कि बहुत सारे ऑब्जेक्शन जो आप लगाते हैं, जैसे ही प्राइमरी जो आंसर की जारी करते हैं एग्ज़ाम के कंडक्ट होने के बाद में, तो उस प्रारंभिक उत्तर कुंजी पर बहुत से अभ्यर्थी एक निश्चित निर्धारित एक एक प्रश्न पर 100 रुपये, 150 रुपये, जितने भी जो आपकी फ़ीस होती है वो फीस है, वो फीस आप है वो पे करने के बाद में ही किसी भी क्वेश्चंस पर ऑब्जेक्शन है वो आप रेज कर सकते हैं। तो इस संबंध में क्या है कि बहुत सारे अभ्यर्थी हैं वो आपके गलती तो किसकी होती है, आरपीएससी की बोर्ड की गलती होती है, और उस बोर्ड की गलती की वजह से आप लोग है वो ऑब्जेक्शन डालते हैं क्योंकि आपके प्रश्न है वो गलत हो जाते हैं, और उस ऑब्जेक्शन डालने के बाद में आपके जो प्रश्न है वो फाइनल आंसर की में है वो सही किया जाता है, उनको कंसीडर किया जाता है। तो इस बार आरपीएससी ने क्या निर्णय लिया है कि इसमें कहा गया है कि आयोग द्वारा जारी उत्तर कुंजियों पर अभ्यर्थी द्वारा आक्षेप लगाए जाने के उपरांत आपत्ति सही पाए जाने पर अभ्यर्थियों को आक्षेप शुल्क का पुनर्भुगतान किया जाएगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छी आपके लिए खबर है। आप ऑब्जेक्शन लगाते हैं
और आप ऑब्जेक्शन रिलेवेंट क्वेश्चंस का लगाते हैं और ऐसा क्वेश्चंस जो आरपीएससी की गलती की वजह से गलत है वो आपका डाला हुआ है, उसके आंसर गलत हैं या क्वेश्चंस में आपकी किसी भी प्रकार की त्रुटि है, क्वेश्चंस गलत हैं, तो ऐसी स्थिति में आप उसके लिए ऑब्जेक्शन डालते हैं और ऑब्जेक्शन अगर आपका सही पाया जाता है, ठीक है, आप जो ऑब्जेक्शन आपने रेज किया है वो ऑब्जेक्शन सही है, उसके अनुसार आरपीएससी को प्रश्न का आंसर चेंज करना पड़ रहा है या प्रश्न को डिलीट किया जा रहा है, तो आपके ऑब्जेक्शन की वजह से प्रश्न में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है, यानी कि आपका ऑब्जेक्शन सही पाया जाता है, तो आपको ऑब्जेक्शन के दौरान आपसे जितनी भी जो राशि अमाउंट लिया गया है उनका आपके बैंक के अकाउंट में रिफंड कर दिया जाएगा। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ऑब्जेक्शन बहुत सारे अभ्यर्थी लगाते हैं, लेकिन रिफंड उन्हीं का किया जाएगा जिनका वास्तविक रूप से ऑब्जेक्शन है वो सही है, और जिनका ऑब्जेक्शन कंसीडर किया जाता है उनको ही रिफंड किया जाएगा। बाकी आप किसी भी और भी बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो ऑब्जेक्शन लगाते हैं, लेकिन वो जो ऑब्जेक्शन है वो आरपीएससी उनको है वो सही नहीं ठहराती है, ठीक है, उस पर कंसीडर नहीं किया जाता है, तो ऐसे अभ्यर्थियों को फिर उनका जो फीस है वो रिफंड नहीं होगी। तो फीस रिफंड केवल उनकी ही होगी जिनका ऑब्जेक्शन है वो सही पाया जाता है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि विभिन्न जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उनकी एक आपकी प्रोविजनल लिस्ट है वो तैयार की जाती है, विचारित सूची है वो काउंसलिंग के बाद में है वो तैयार की जाती है। अब एक बार आपकी काउंसलिंग हो जाती है और काउंसलिंग हो जाने के बाद में कुछ अभ्यर्थी है वो एक काउंसलिंग का जो शेड्यूल होता है उस शेड्यूल में अपने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन इत्यादि है वो नहीं करवाते, वहाँ उपस्थित नहीं होते हैं। तो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए क्या किया है कि आपके अगले ही दिन जैसे ही काउंसलिंग की डेट है वो समाप्त हो जाएगी तो उसके नेक्स्ट डे आपके लिए एक व्यक्तिगत नोटिस जारी किया जाएगा। आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म में जो नंबर डाले हैं उन नंबरों पर आपका एक मैसेज भी प्राप्त होगा, और उस मैसेज के बाद में आप क्या है कि एक निश्चित आपको एक समय दे दिया जाएगा कि उसी समय आपको है वो क्या है अपने जो डॉक्यूमेंट इत्यादि जो वेरीफाई करवाने हैं आपको व्यक्तिगत रूप से बोर्ड में उपस्थित होना है। अगर आप उस समय उपस्थित नहीं होते हैं तो फिर आपकी जो पूरी की पूरी अगर बात कहें कि अभ्यर्थिता है आपकी वो है वो रद्द कर दिया जाएगा और परिणाम पर भी आपका कोई विचार है वो नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी अभ्यर्थी स्वयं की होगी। तो इसमें भलाई यही है कि आपका किसी भी भर्ती परीक्षा में सिलेक्शन होता है तो उसमें जो शेड्यूल जारी किया जाता है काउंसलिंग का, तो उस शेड्यूल के टाइम ड्यूरेशन के दौरान ही आप उपस्थित हो जाएं, और किसी विशेष परिस्थिति के दौरान आप उपस्थित नहीं होते हैं तो ये जो अलग से दोबारा जो आपको व्यक्तिगत रूप से नोटिस जारी करते हैं तो उस समय आपको निश्चित रूप से उपस्थित होकर के अपनी काउंसलिंग करवा देनी चाहिए, नहीं तो फिर आपको है वो फाइनली है वो बार आउट कर दिया जाएगा भर्ती की प्रक्रिया से, ठीक है। दूसरा है अभ्यर्थी द्वारा रिक्रूटमेंट पोर्टल के डैशबोर्ड पर उपलब्ध लिंक पर विस्तृत आवेदन पत्र शुल्क का ऑनलाइन भुगतान कर प्राप्ति रसीद की प्रति विस्तृत आवेदन पत्र के साथ में है वो आपको ऐड करनी है, अटैच करनी है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो इंस्ट्रक्शन है वो राजस्थान की बात करें तो लोक सेवा आयोग के द्वारा आज जारी किए गए हैं। आगामी जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हैं उनके सारे के सारे अभ्यर्थियों को ये जो इंस्ट्रक्शन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अच्छी तरीके से आप लोगों को इन पर गौर करना है, ध्यान देना है, और आगामी भर्ती में आप ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएंगे जो कि आपकी एक भर्ती परीक्षाओं के प्रक्रिया में रोड़ा है वो आपका साबित हो, ठीक है। और जो भी आप किसी भी भर्ती परीक्षा के लिए निश्चित योग्यता रखते हैं उसके लिए डिजर्व करते हैं आप निश्चित रूप से, तो ही आप उसके लिए आवेदन है वो करें, अन्यथा आप फोकट में दे करके, ऐसा नहीं है कि इसमें आवेदन ऑनलाइन शुल्क तो लिया जा रहा नहीं है, आवेदन कर लेते हैं, एग्जाम सेंटर कहीं पास में ही होगा तो एक्सपीरियंस रहेगा, एग्जाम दे करके आ जाएंगे, तो ऐसा कतई ना करें। केवल आप एलिजिबल है उसके लिए हर तरीके से एलिजिबल होने चाहिए, शैक्षिक तरीके से, एज लिमिटेशन की तरीके से, इसके अलावा एक्सपीरियंस अगर मांगा है तो उस प्रोस्पेक्टिव से तो ही आप आवेदन करें, ठीक है। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। दूसरी बात है कि इसमें जो कहा गया है कि फीस रिफंड वाला, ये
बहुत ही मैं इनको अच्छा जो इनका एक स्टेप है वो समझता हूँ। आप भी कमेंट करके बताएं कि इसमें आपको कौन सी जो बात है वो सबसे बेटर है वो लगी। मुझे तो ये जो आपका फीस रिफंड वाला है ये बात बहुत ही अच्छी लगी। आप भी कमेंट सेक्शन में बताएं और आपका और क्या आरपीएससी में सुधार चाहते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद।